नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पशु परिचर के साथियों के लिए जो हमारी सीरीज चल रही थी रिवीजन बूस्टर की, उसका पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 आपने देखा, बहुत ही बढ़िया आपका जो है रिव्यू रहा और आपके लिए बहुत ही लाभकारी क्लास रही है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट है अपना पार्ट 2 रिवीजन बूस्टर का, जिसमें आप महाराणा प्रताप से अपन बढ़ने वाले हैं। अब तक हमने देखा पार्ट 1 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो प्रमुख प्रमुख शासक हुए, और चौहानों की वंशावली में इसका मतलब ये नहीं कि सभी को पढ़ा है, लेकिन अपन ने जो मेन जो पशु परिचर के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है वो चीज़ अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो वो चीज़ अपन ने पढ़ी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनलाइनर बेस में, और अपन ने जो है प्रमुख जो अपने वंश है उनके संस्थापकों को पढ़ा, क्योंकि संस्थापकों से प्रश्न बनता है तो क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, उसके लिए ये अपनी जो रिवीजन पोस्टर है और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। तो साथियों, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करवाए। और रिवीजन पोस्टर का मतलब ये है कि टाइम कम और कंटेंट ज़्यादा। ठीक है, तो पशु परिचर की अब एग्जाम तय हो चुकी है, तो आप सभी को बहुत बहुत अग्रिम बधाई और बेहतरीन पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए रिवीजन कर लेते हैं। पढ़ने का टाइम गया मेरे दोस्त, अब करना है रिवीजन। चलिए तो बात करते हैं महाराणा प्रताप जी की। इनके जन्म की बात करें तो जन्म हुआ 9 मई 1540 कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद, बादल महल में। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु 19 जनवरी 1597 चावन उदयपुर में हुई, और राज्याभिषेक हुआ उनका 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा उदयपुर में। होली के दिन हुआ था महादेव बावड़ी पर। ठीक है, राज्याभिषेक उत्सव की बात करें तो 1572 में ही कुंभलगढ़ दुर्ग में मनाया गया था। ठीक है, तो 28 फरवरी को 1572 में राज्याभिषेक हुआ था इनका। ठीक है, गोगुंदा उदयपुर में होता है होली के दिन। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 19 जनवरी 1593 में। ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो आपको जो है चावन याद रखना है, चावन उदयपुर याद रखना है। जन्म की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग में 9 मई 1540 राजसमंद बादल महल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ से। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इनके क्रम को लेकर पूछा जा चुका है ना, तो क्रम याद रखिएगा। या फिर सीधा ऑप्शन में, एक ऑप्शन में दे दिया जाता है और फिर पूछ लिया जाता है कि अकबर द्वारा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने हेतु जो प्रयास किए गए थे या फिर भेजा गया था, इनको दूत थे ये, तो इनको भेजा गया था कि भाई महाराणा प्रताप को कैसे भी आपको मनाना है और मना के जो है उसे अधीनता स्वीकार करवानी है। तो उसके लिए जो है अपने अकबर के 4 रत्न थे मान लीजिए। तो कौन कौन थे, एक तो था जलाल खां कोरची, दूसरा था मानसिंह, तीसरा भगवंत दास और चौथा था टोडरमल। तो इसको क्रम के लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो इसको ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है आपकी, आप याद चाहे तो इसको याद रख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो आप इस ट्रिक को भी, अपनी ट्रिक को याद रख सकते हैं, जैसे भी आपको याद रहे, क्योंकि ट्रिक याद जल्दी होती है और जो है अपने दिमाग में क्वेश्चन देखते ही आ जाती है। ठीक है, तो जमावटो, जमावटो का मतलब है जैसे आपका जलाल खां कोरची, माँ से आपका मानसिंह हो रहा है, वह से आपका भगवंत दास हो रहा है, और टो से आपका टोडरमल हो रहा है। ठीक है, तो जमावटो का मतलब समझिए, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जमावटो जैसे जलाल खां कोरची, माँ से मानसिंह, वह से भगवंत दास और टो से टोडरमल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। या फिर आप सीधा सीधा ऐसे भी याद रख सकते हैं, सर के द्वारा जो बताया हुआ है JMBT। ठीक है, इनके टाइम की बात करें तो जलाल का कौन आया था नवंबर 1572 में, और मानसिंह आया था जून 1573 में। फिर भगवान दास जो है सितंबर 1573 में आया, और टोडरमल जो है दिसंबर 1573 में है। यानी कि 1572 नवंबर 1572 में जलाल का कोर्ची आता है, फिर आपके जो है 73 में आते हैं ये तीनों, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल, यानी माँ भटो, माँ से मानसिंह, भाई से भगवान दास और टो से टोडरमल, जमावटो। ठीक है, कैसी लगी ट्रिक जरूर बताइएगा, जमावटो। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई, रिवीजन करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, और ऐसे ही याद करते हुए रिवीजन करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि घास काट दें। ठीक है, तो चलिए, और प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये आपके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल है। अब बात करते हैं प्रताप, अकबर और हल्दीघाटी युद्ध के बारे में। तो अकबर द्वारा युद्ध की योजना कहाँ बनाई गई थी, ये बनलाइन क्वेश्चन है, जिससे आपको सीधा सीधा याद होगा। तो मैगजीन दुर्ग कहाँ पर है, अजमेर में। आपको याद रखना है मैगजीन दुर्ग कहाँ पर है, अजमेर में है साहब। युद्ध की दिनांक की बात करें तो 18 जून 1576। ठीक है, हल्दीघाटी शिलालेख के अनुसार ये मिलता है हमें। लेकिन जो गोपीनाथ शर्मा है, गोपीनाथ शर्मा जी हैं, गोपीनाथ शर्मा ये मानते हैं कि 21 जून 1576 को हुआ था, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो अपना राइट क्या रहेगा, 18 जून 1576 रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में वो, ये क्वेश्चन आपको जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना होगा। अगर ऑप्शन में आपको 21 जून 1576 दे रखा है, 18 जून नहीं दे रखा, तो आप जो है 21 जून पर टिक करके क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको दोनों दे रखे, दोनों दे दिए ऑप्शन में, तो आप क्या करोगे, तब आपको जो है 18 जून करना है। यही सर्वमान्य मत है, NCERT इसी को मानती है, RBSC इसी को मानती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हल्दीघाटी युद्ध के उपनामों को लेकर, क्योंकि मेरे दोस्त उपनामों से प्रश्न बनता है, तो ये आपके लिए है। हल्दीघाटी युद्ध के उपनाम अगर बात करें तो कर्नल टॉर ने कहा था हल्दीघाटी का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध भी कहा गया है इसे, तो बदायूनी, गोगुंदा वंदायूनी मुंतखाब उत तारिक। ठीक है, बदायूनी मुंतखाब उत तारिक, आपको सिर्फ बदायूनी याद रखिए। और इसको याद करने, खमनौर
खमनौर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने, आईने अकबरी में कहा गया। और मेवाड़ की थर्मोपली कहा कर्नल टॉड ने। तो कर्नल टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपली और हल्दी घाटी का युद्ध इसको नाम दिया। आईने नाम की बात करें तो हाथियों का युद्ध इसको कहा गया, बनास का युद्ध इसको कहा गया। बनास का युद्ध वहाँ के जो लोकल लोग रहा करते थे आसपास के, वो कहते थे बनास का युद्ध की बनास अपने बनास में युद्ध चल रहा है, क्योंकि बनास के वहाँ पे प्रभाव क्षेत्र में, तो वहीं पे तो मैदान में युद्ध चल रहा था, तो बनास का युद्ध हो रहा है साहब। ठीक है, तो इस प्रकार से अन्य नाम इनके पड़े। और आपको जो याद रखने का तरीका मैं बताऊं तो गोगुंदा, गोगुंदा आप देख रहे हैं, आधा नहीं आ रहा है ना, आधा नहीं आ रहा है, और इधर बंदा यूं नहीं, आधा नहीं आ रहा है, तो आधे ने से आपको याद रखना है ये ने। आप इसको बंदा यूनि को ऐसे भी लिख सकते हैं, बन दा यूनि, बंदा यूनि ऐसे भी निकाला जा सकता है, इस वजह से कर लीजिए। तो बंदा यूनि नए यहाँ से उठा के यहाँ कर सकते हैं, तो गुंदा बंदा, गुंदा बंदा जुड़ रहा है ना नाम, तो ऐसे याद रखना। तो गोगुंदा बंदा यूनि, हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है। और दूसरा आपका खमनौर का युद्ध है जो आपको याद रहेगा, खमनौर अबुल फजल आईने अकबरी में कहा गया। ठीक है, चलिए 1679 में औरंगजेब द्वारा लगाए जजिया कर का विरोध करने वाला एकमात्र हिंदू शासक कौन था, तो वो था हमारा राज सिंह। राज सिंह ने विरोध किया था औरंगजेब का, बिल्कुल। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में किसके समय हुई थी, तो सरदार सिंह के समय हुई थी। आपको जो है रिवीजन करना है मेरे दोस्त, आपको पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि अगर पूरी कहानी में अपन एक एक घुसेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और अपने पास टाइम है नहीं। ठीक है साथियों, पशु परिचय विद्यार्थियों, आपके पास टाइम नहीं बचा है, तो आपको जो है इंपॉर्टेंट चीज़ उपलब्ध करवाई जा रही है कंटेंट के माध्यम से, तो ध्यान से याद करें और पढ़ें। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है, तो ये मिलता है आपके स्वरूप सिंह के समय। स्वरूप सिंह के समय जो है मेवाड़ के शासन का महाराणाओं के साथ सती होने की जो अंतिम घटना होती है वो स्वरूप सिंह के समय होती है। 1842 से 1861 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। अब पॉइंट आता है अपना मेवाड़ राजवंश व युद्ध से संबंधित। मेवाड़ राजवंश और युद्ध से संबंधित भी जो फैक्ट बनने होते हैं उनको देखते हैं अपन अब। तो साथियों, हमीर ने सिंगोली का जो युद्ध था चित्तौड़गढ़ में दिल्ली के पास के किस सुल्तान को पराजित किया था। हमीर ने सिंगोली युद्ध में दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया था, तो किया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को जो हमीर ने सिंगोली के युद्ध में पराजित किया था। बात करें सारंगपुर युद्ध की तो 1437 में हुआ था। साहिबा का युद्ध हुआ था 1541-42 में। साहिबा का युद्ध कब हुआ था, 1541-42 में। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था, तो महमूद खिलजी को। महमूद खिलजी को आप सभी को पता है, राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था मालवा के। चंपानेर की संधि होती है 1456 ईस्वी में, ये मालवा के और महमूद खिलजी और गुजरात के बीच में हुई थी। ठीक है, तो चंपानेर की संधि जो है मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच हुई थी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था, खातौली के युद्ध। खातौली के युद्ध 1517 में जो है कोटा में होता है। खातौली का जो जगह है वो कोटा में पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे खातौली कहा गया। और 1517 में इब्राहिम लोधी को महाराणा सांगा ने कूटा था। इस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया, तो ब्याना युद्ध में। यानी कि मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था ब्याना में, ब्याना युद्ध में हराया था। ठीक है। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था, तो गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने जो है 1533 में चित्तौड़ किले पर आक्रमण किया था, हमला किया था। ठीक है। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ था, तो खमनौर में होता, इसीलिए तो खमनौर का युद्ध कहा जाता है, इसीलिए तो खमनौर का युद्ध कहा जाता। अच्छा, खमनौर का युद्ध किसने कहा था, तो अबुल फजल ने कहा था, अबुल फजल ने कहा था। अच्छा, किसमें कहा था, आईने अकबरी में कहा था। ठीक है, चलिए। कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे, तो राजपूत सरदार जो है हल्दी घाटी के युद्ध में राम सिंह तंवर, यानी कि राम शाह विदा, झाला विदा, रावत कृष्णदास चुंडावत, ये जो है आपके हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। अकबर की सेना का जनरल कौन था, तो अकबर की सेना का जनरल था आसफ खां। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो मान सिंह ने किया था। जयपुर के मान सिंह ने जो है हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम पठान की सेना नायक कौन थे, सरदार कौन थे, तो वो थे हमारे हाकिम कासुर। हाकिम कासुर जो है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम पठान थे। ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते की बात करें तो कौन शामिल था, तो चंदावल दस्ते में पुरोहित गोपीनाथ, राणा कुंजा और जयमल मेहता, चारण जैसा और कृष्णदास चुंडावत, ये जो है शामिल थे। ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट हल्दी घाटी के युद्ध के प्रमुख हाथियों की। हल्दी घाटी के युद्ध में जो प्रमुख हाथी थे उनके बारे में जान लेते हैं। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम आप सभी को पता है, क्या था, राम प्रसाद। राम प्रसाद था। राम प्रसाद, ऐसा लगता है ना कि किसी अपने दादा परदादा या फिर मतलब एक पुराने टाइप का मतलब इंसानों का नाम दिया जाता था, क्योंकि उनको जो है इतना ही लगाव था। और महाराणा प्रताप के जो हाथी हैं उसके बारे में आप सभी जानते हैं। ठीक है। तो मानसिंह के हाथी की अगर बात करें तो क्या ना, मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। मैं से मानसिंह, मैं से मर्दाना याद रखना है। और प्रताप प्रसाद,
प्र से प्रताप, प्र से प्रसाद आपको याद रखना है। तो प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद, मानसिंह के मर्दाना। अकबर के हाथी का नाम करें तो अकबर के हाथी का नाम था हवाई। हवाई, अकबर जो है हवा में ही रहता था हमेशा। अकबर कहाँ रहता था? हवा में रहता था, ठीक है, नीचे नहीं आता था डर के मारे, ठीक है। तो अकबर जो है हवाई, अकबर के हाथी का नाम हवाई हो जाएगा। अन्य प्रसिद्ध हाथियों की बात करें तो लूणा है, गजमुक्त है, गजराज है, रनमदार है, खांडेरा, चक्रपाप है, ठीक है। 1882 में द्विवेद राजसमंद का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार सुल्तान खां के मध्य जो है द्विवेद का युद्ध होता है राजसमंद में। कब होता है आपको ये सन जरूर याद रखनी है। तो 1582 में जो है ये युद्ध होता है, 1582 में होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था जगन्नाथ के द्वारा। और 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो शाहबाज खान, जो कि अकबर से उनके द्वारा भेजा गया था, उसने जो है 1578 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था। गिंगोली पर्वत तक का युद्ध जो है 1807 में लड़ा गया था, जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। तो गिंगोली के युद्ध 1807 में जयपुर और जोधपुर के मध्य, परबतसर गिंगोली, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब राणा सांगा के युद्धों के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा अच्छे से, क्योंकि इनसे सीधा सीधा प्रश्न आपको देखने को मिलता है मेरे दोस्त। सीधा सीधा पूछा जाता है, सन पूछी जाती है और इस प्रकार से पूछा जाता है युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, ऐसे भी पूछा जाता है। तो खतौली के युद्ध की बात करें तो खतौली का युद्ध 1517 में हुआ, सांगा विजय रहा और इब्राहिम लोदी की हार होती है सब। बाड़ी का युद्ध 1518 में बाड़ी का युद्ध होता है, सांगा विजय रहता है, इब्राहिम लोदी फिर हारता है। 1519 में गागरोन का युद्ध होता है, सांगा की विजय होती है, महमूद खिलजी देती है, हार जाता है, तो महमूद खिलजी देती है कि कोटाई होती है साहब। फिर 1520 में सांगा ने जो है ईडर का युद्ध लड़ा, फिर सांगा विजय रहा और मुजफ्फर शाह द्वितीय के साथ युद्ध किया था, तो मुजफ्फर शाह द्वितीय को बढ़िया तरीके से कूटा। फिर 1527 में आप सभी को ज्ञात है खानवा का युद्ध, सांगा की हार होती है और बाबर इसमें जीतता है। बाबर ने जो है तेलुगुमा पद्धति का इसमें यूज किया था, तोपों का यूज किया था, ठीक है, 3 ओर से आक्रमण किया था, जबकि अपने जो सांगा अपने राजस्थान के ये जो है सीधे पर वार करते थे, सीने पर गोली खाते थे और सीने पर ही वार करते थे, जबकि बाबर जो है थोड़ा सा माइंडेड आदमी था, ठीक है। और बाकी बाबर ने इसमें आप सभी को पता है कि खानवा के युद्ध में ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, ठीक है, याद रखना। तो 17, 18, 19, 20 और 27 ये 5 युद्धों को हमको याद रखना है। 17 में खातौली के युद्ध, इब्राहिम लोदी को कूटा। 18 में बाड़ी में इब्राहिम लोदी को कूटा। 19 में गागरोन में महमूद खिलजी को कूटा और 20 में ईडर का युद्ध जो होता है उसमें मुजफ्फर शाह द्वितीय को कूटा। फिर कानवा का युद्ध होता है 1527 में, सांगा की हार हो जाती है साथियों। अब बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न बनेगा जौहर और साको से। जो चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था 1303 ईस्वी में, चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ 1534 में और चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ 1567-68 ईस्वी में। 1303 में आपका रतन सिंह 1534 में रानी कर्मावती, ठीक है, और 1567-68 में उदय सिंह के टाइम पे जयमल और फतेह सिसोदिया जो है यहाँ पर थे, ठीक है। उदय सिंह जो है महाराणा प्रताप के पिताजी, वो जो है चाबियाँ सौंप कर चले गए थे, ठीक है। तो याद है ना, तीनों याद रखिएगा, 1303, 1534, 67, ठीक है। किसने मार्च जयपुर रामगढ़ के मीणाओं व दौसा के बड़गुजरों को हराकर दौसा में कच्छवा वंश की नींव रखी और दौसा को अपनी राजधानी बनाया था? तो वो थे हमने दुलेराय। दुलेराय ने जो है दौसा को दैसे दौसा और दैसे दुलेराय, कैसे याद रखेंगे? दुलेराय दौसा, ठीक है। तो मार्च जयपुर रामगढ़ के मीणाओं को हराया था, रामगढ़ के मीणाओं को दौसा के बड़गुजरों को हराकर दौसा में कच्छवा वंश की नींव रखी और दौसा को जो है अपनी राजधानी बनाया, दैसे दौसा दैसे दुलेराय। 1207 में आमेर की मीणा को पराजित कर अपनी राजधानी बनाई दुलेराय के पुत्र कोकिलदेव ने जो है आमेर की मीणा को पराजित किया और 1207 में किया था और राजधानी बनाई थी आमेर को, ठीक है। राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक जिन्होंने 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, तो अकबर की अधीनता बहारमल बिहारी मल ने की थी, जो है प्रथम राजपूत था ये बहारमल, ठीक है, जिसने अकबर की अधीनता 1562 में स्वीकार कर ली। 1547 से 1573 तक शासन करता है, ठीक है। बहारमल की अकबर से भेंट 1556 में दिल्ली में मजनू खां की सहायता से हुई थी। और बात करें भारमल की अकबर से भेंट 1562 में सांगानेर में चंगताई खां की सहायता से हुई थी, ठीक है। 56 और 62 में भेंट हुई थी भारमल की अकबर के साथ। प्रथम मुगल राजपूत विवाह संबंध करने वाला कछवा शासक भी भारमल ही था, जिसने 1562 में यानी कि अपनी सांगानेर में जो चंगताई खां की सहायता से इसकी भेंट होती है, तो ये विवाह अपनी बच्ची का विवाह कर देता है अकबर के साथ। चलिए, दक्षिण अभियान 1614 में इलिचपुर में आमेर के किस राजा की मृत्यु हुई थी? तो आप सभी को पता है इलिचपुर में मानसिंह की मृत्यु हुई थी। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि शाहजहां द्वारा मिलती है, किसने दी थी? मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी थी साहब। बात करें औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध जयसिंह फर्स्ट को भेजा था और जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए बाध्य किया था,
पुरंदर की संधि आई है, तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 11 जून 1665 को। 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है। किन किन के मध्य होती है? तो शिवाजी और जयसिंह के मध्य होती है। तो पुरंदर की संधि याद रखिएगा, शिवाजी और जयसिंह के मध्य होती है, 11 जून 1665 को होती है। ठीक है, चलिए अब ठीक है। शिवाजी ने 35 में से 23 किले मुगलों को दिए थे इस संधि में। जो पुरंदर की संधि हुई थी इसमें शिवाजी ने 35 में से 23 किले मुगलों को दे दिए थे। कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए हुरडा सम्मेलन, यानी 1734 में हुरडा सम्मेलन हुआ था, उसमें सम्मिलित थे? तो आपके जो है महाराणा जगत सिंह और सवाई जय सिंह, महाराजा अभय सिंह, ये जो है सम्मिलित हुए थे। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने जो है हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। आप सभी को पता है कब हुआ था? तो 17 जुलाई 1734 में, 1734 में जो है आपके हुरडा सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा 17 जुलाई 1734 को जो है, यानी कि कैसे याद रखेंगे? 17 दूना 34, हुरडा 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 सम्मेलन 17 दूना 34, 17 दूना 34, 17 दूना 17 का पहाड़ आता है नहीं, हाँ, तो हुरडा देख लो तो 17 दूना 34 कर देना। ठीक है, 17 दूना 34। योजना सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई थी। और स्थान की बात करें तो हुरडा कहाँ पड़ता है? हुरडा जो स्थान है ये भीलवाड़ा में है। ठीक है, स्थान भी पूछा जा सकता है, क्योंकि सन तो कई बार पूछा जा सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर यूनिक क्वेश्चन बनाता है यहाँ से तो जो है आपसे स्थान पूछा जाएगा। अध्यक्ष बनाना तय हुआ था संग्राम सिंह सेकंड को, मेवाड़ का था संग्राम सिंह सेकंड, और लेकिन जनवरी 1734 में संग्राम सिंह सेकंड की जो है मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण जगत सिंह सेकंड की नई अध्यक्षता की। और उद्देश्य था मराठों के विरुद्ध राजपूती एकता, यानी कि सभी को जो है इकट्ठा, राजपूतों को एक जगह इकट्ठा करना था एक झंडे के नीचे, और फिर मराठों के विरुद्ध युद्ध करना था। लेकिन ये सफलतापूर्वक सफल नहीं हुआ था ये। फिर बात करते हैं अपन देवारी समझौता की। तो देवारी समझौता हुआ था 1708 में। देवारी समझौता, देवारी वैसे वर्तमान में उदयपुर में है। और बात करें इसके बारे में तो मारवाड़ के अजीत सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह और मेवाड़ के राणा अमर सिंह सेकंड के मध्य हुआ था। अजीत सिंह मारवाड़ का, जयपुर का सवाई जय सिंह और मेवाड़ का राणा अमर सिंह सेकंड के मध्य 1708 में देवारी समझौता हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि अमर सिंह की पुत्री चंद्रकुमारी का विवाह उत्तराधिकारी शर्त के साथ सवाई जयसिंह से हुआ, और बाद में मारवाड़ की सूरज कुमारी का विवाह भी सवाई जयसिंह से हुआ था। चंद्रकुमारी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वो था हमारा माधो सिंह, और सूरज कुमारी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वो था ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह वही ईश्वरी सिंह है जो आपके ईश्वर लाट से कूद कर जो है सुसाइड करता है। ठीक है, और अच्छे से समझ ले। राजस्थान के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठा भूमिका, यानी 1743 से 1750 तक रहा। जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष था ये, देवारी समझौता 1708 में, इसको समझे ढंग से। तो मराठा मल्हार राव होलकर ने माधो सिंह का साथ दिया था, और सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी थी। ईश्वरी सिंह को जो है सेनापति हरगोविंद की नाटाणी की कुटिलता के कारण भी कह सकते हैं, और मराठों का जो दबाव था उस पर, उसके कारण भी इसको जो है सुसाइड करना पड़ा था। मेन कारण वही था, मराठों की वजह से करनी पड़ी थी। ठीक है, अब बात करें देवारी समझौता, तो मेवाड़, मारवाड़ और आमेर इन तीनों के मध्य हुआ था। अमर सिंह द्वितीय था, अजीत सिंह मारवाड़ का था, और सवाई जय सिंह आमेर का था। जिसमें अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद्रकुमारी, मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय की, जबकि मारवाड़ के जो अजीत सिंह है इसकी पुत्री थी सूरज कुमारी। इन दोनों ने जो है सवाई जय सिंह के साथ विवाह किया, और फिर अपने मेवाड़ की जो पुत्री अमर सिंह की पुत्री थी चंद्रकुमारी, उससे पुत्र उत्पन्न हुआ माधो सिंह, अदर सूरज कुमारी से ईश्वरी सिंह। और राजमहल का युद्ध होता है 1747 में, ईश्वरी सिंह विजयी हो जाता है इसमें। बगरू का युद्ध 1748 में होता है, माधो सिंह विजय होता है। तो बगरू माधो सिंह क्या 1748 में माधो सिंह ने बगरू का युद्ध लड़ा था, जिसमें माधो सिंह विजय होता है। और माधो सिंह 1747 में भी विजयी हो सकता था, लेकिन ईश्वरी सिंह ने जो है क्या किया, मराठों के साथ मिलकर जो है माधो सिंह को हराया था, और मल्हार राव होलकर ने और इन्होंने जो है ठीक है, तो चलिए बढ़ते आगे। बाद में जाके ईश्वरी सिंह को जो है सुसाइड करनी पड़ी थी। ठीक है, चलिए जयपुर शहर की स्थापना। जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 को कब की थी? 18 नवंबर 1727 को। बात करें 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? तो ये होते हमारे ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह कब होते? 1747 में। ठीक है, बगरू के युद्ध की हमने अभी बात की। 1748 में जो है माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य होता है, जिसमें माधो सिंह विजयी रहता है। इस युद्ध में विजय माधो सिंह की हुई, लेकिन मल्हार राव होलकर ने क्या किया, यही तो है इसमें जो है कन्फ्यूजन था थोड़ा, तो वो चीज़ अब क्लियर होती है। ठीक है, इस युद्ध में माधो सिंह की ही हुई थी विजय, लेकिन मल्हार राव होलकर ने पैसे लेकर ईश्वरी सिंह को शासक बना दिया। बाद में इन्हीं मराठों के भय से 12 दिसंबर 1750 को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। कहाँ से? ईसर लाट से कूद कर। जैसा कि मैं बता रहा था आपको वही चीज़ है। ठीक है, तो
विजय तो अपने माधो सिंह की हुई थी, लेकिन मल्हार राव होलकर ने बाद में रिश्वत दे दी। इधर ईश्वरी सिंह ने रिश्वत दे दी, तो उनको मराठों को सिर्फ पैसे से मतलब था। ठीक है, अब बाद में जाके इन्हीं मराठों के भय से, क्योंकि वो तो ला भाई ईश्वरी सिंह पैसे ला, वो एक प्रकार से कर्ज लगा दिया था और बहुत ज़्यादा दबाव इस पर आ गया था, तो प्रेशर नहीं झेल पाया और ईश्वर लाट से कूद कर इसने सुसाइड कर ली थी। फिर आपका मानपुरा का युद्ध होता है 1748 में, जो कि ईश्वरी सिंह और अहमद शाह अब्दाली के मध्य होता है। ईश्वरी सिंह और अहमद शाह अब्दाली के मध्य होता है मानपुरा युद्ध 1748 में। फिर बात करें तुंगा युद्ध की, तो तुंगा युद्ध प्रताप सिंह और मेहद सिंह सिंधिया के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपके 28 जुलाई 1787 को। 28 जुलाई 1787 को तुंगा का युद्ध होता है प्रताप सिंह और महद सिंह सिंधिया के बीच में। तुंगा वर्तमान में आपके जयपुर ग्रामीण में पड़ती है, जयपुर ग्रामीण में भी बस्सी में। ठीक है, चलिए कैसा हो रहा है रिवीजन? अच्छा हो रहा है ना? ऐसी क्लास आपके लिए डेली मिलती रहेगी मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक मैं बात बता दूं आपको, आपके लिए करंट अफेयर्स की डेली शॉर्ट वीडियो दी जाती है मॉर्निंग में, वो जरूर देखा करें, है ना। एक बार आप प्लेलिस्ट पर जाकर देखिए, डेली राजस्थान करंट अफेयर के नाम से शायद प्लेलिस्ट बनी होगी, उस पर जाकर देखिए, आपको जो है बेहतरीन कंटेंट, क्योंकि वहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करें जयपुर को गेरुआ यानी कि पिंक कलर करवाने के श्रेय किसे जाता है? तो राम सिंह द्वितीय को जाता है। ठीक है, 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स यानी एडवर्ड पंचम के जयपुर आगमन के अवसर पर गेरुआ रंग किया गया था। एडवर्ड पंचम आए, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा? यहाँ से आपको जो है सन पूछी जा सकती है कि कब किया गया था, तो 1876 आपको याद रखना है। अच्छा, आपको इतना भी याद रखना है कि कौन सा जो है एडवर्ड आया था, या फिर कौन आया, किसके आगमन पर जो है जयपुर को गेरुआ रंग से रंगवाया गया था? तो प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड पंचम आपको याद रखना है, और राम सिंह द्वितीय आपको याद रखना है। ठीक है, कछुआ वंश का वह शासक जो 1902 में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में शामिल था, तो वो था अपने शामिल होने जाते समय अपने साथ 2 बड़े चांदी के पात्र लेकर गया था, जिसमें गंगाजल लेकर गया था कि हम जो है अपने यहाँ से पानी लेकर जाएंगे। वो थे हमारे माधो सिंह द्वितीय साहब। कौन थे? माधो सिंह द्वितीय। चलिए, तो माधो सिंह द्वितीय जो बर्तन लेकर गया था, बर्तन जो चांदी के 2 पात्र, बड़े चांदी के पात्र लेकर गया था, जिसमें गंगाजल लेकर गया था, 1902 में लेकर गया था एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में शामिल होने के लिए। तो वर्तमान में ये पात्र जो है सिटी पैलेस में रखे हुए हैं, इतना आपको याद रखना है। मोती डूंगरी पर तख्त शाही महलों का निर्माण करवाया सवाई मान सिंह द्वितीय ने। पोलो खेलते समय दुर्घटनावश 1970 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो पोलो के बेहतरीन खिलाड़ी थे और 1970 में इनकी खेलते वक्त ही मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से इतना याद रखिएगा कि प्रश्न कैसे बनेगा कि पोलो खेलते समय दुर्घटनावश किस शासक की मृत्यु हुई? 1970 में किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो पोलो के नाम से आपके जो है सवाई मान सिंह द्वितीय याद रखना आपको। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर 1878 में, इसकी स्थापना किस महाराज के काल में हुई थी? तो ये हुई थी महाराजा राम सिंह द्वितीय, जिन्होंने क्या किया था? जयपुर को पिंक सिटी कहलवाया। ठीक है, मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक तो राव सिंह आपको याद रखना है। राव सिंह ने अपनी राजधानी बनाई थी खेड़ बालोतरा को। किसको बनाया था? खेड़ बालोतरा को राजधानी बनाया था। और राठौड़ों की कुल देवी की बात करें तो चक्रेश्वरी, जो कि नागनेची माता के नाम से भी जानी जाती है, मूर्ति कर्नाटक से लाकर नागड़ा में स्थापित करवाई थी। किसने करवाई थी? तो राव दुहड़ ने। किसने करवाई? राव दुहड़ ने राठौड़ों की कुल देवी चक्रेश्वरी माता की जय हो, नागनेची माता की जय हो, इनकी जो है स्थापना करवाई थी, वो थे हमारे राव दुहड़। वर्तमान में बात करें तो नागनेची माता का मंदिर नागड़ा गांव कल्याणपुर बालोतरा जिले में है। वर्तमान में कहाँ है? नागड़ा गांव कल्याणपुरा बालोतरा में आता है। ठीक है, चलिए सन 1438 में रणमल को किसके हाथों से जहर देकर हत्या करवाई थी? तो ये तो आपको पता है, रणमल को जो है जहर दिलवाया गया था बहारमली, जो कि रणमल की ही एक प्रेमिका थी। ठीक है, उसके हाथों जो है जहर दिलवाया गया था। मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर का निर्माता तो रावजोधा थे, और रावजोधा रणमल का पुत्र था। ठीक है, आप सभी को पता है रावजोधा रणमल के पुत्र थे। और जोधा की मृत्यु की बात करें तो जोधा की मृत्यु 1489 में होती है। आवल बावल की संधि भी आपको याद है। हंसाबाई जो कि मौकल की माता थी, यहाँ से आपको याद आना चाहिए राणा लाखा। ठीक है, राणा लाखा, हंसाबाई और रणमल आया था यहाँ पर, इसीलिए तो उसको जहर दिया गया था। ठीक है, तो यह संधि 1453 में संधि हंसाबाई की मध्यस्थता से हुई। जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह इसमें कुंभा से किया गया था। कुंभा जो है मौकल का पुत्र था। मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक की बात करें तो राव जोधा था। तो मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक राव जोधा था। और जोधपुर के किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष रहा? तो ये भी आपको जो है राव जोधा याद रखना है। इनका शासनकाल 1438 से 1489 तक रहा। ठीक है, अब बात करते हैं राव मालदेव का राज्याभिषेक 14 मई 1532 को कहाँ हुआ था? 21 मई। ठीक है, 21 मई याद रखना आपको। ठीक है,
21 मई 1532 को सोजत पाली में हुआ था। सोजत कहाँ पर है? सोजत पाली में है। और इसी सोजत पाली की क्या प्रसिद्ध है? आपको याद होना चाहिए, सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है। प्रश्न बनता है 1529 में सेवकी का युद्ध किस शासक के मध्य लड़ा गया था? तो राव गंगा और दौलत खां के मध्य जो है सेवकी का युद्ध लड़ा जाता है 1529 ईस्वी में। बात करें साहिबा के युद्ध की, तो साहिबा का युद्ध होता है 1541-42 में। 1541-42 में साहिबा का युद्ध होता है। किन किन के मध्य हुआ था? तो ये जो है ये आपके रावजेत और मालदेव के मध्य होता है। रावजेत और मालदेव के युद्ध, साहिबा का युद्ध होता है 1541-42 में। चलिए अब बात करें किस युद्ध में राव मालदेव बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए थे? तो आपको पता होना चाहिए गिरी सुमेल का जो युद्ध था, जो 5 जनवरी 1544 ईस्वी को हुआ था। 1544 ईस्वी को हुआ था। इसमें जो है राव मालदेव जो है बिना लड़े ही युद्ध से प्रस्थान कर गए थे। और गिरी सुमेल नामक स्थान ब्यावर जिले के जैतारण में स्थित है। ठीक है, तो गिरी सुमेल कहाँ है? ब्यावर जिले के जैतारण में स्थित है। और इस युद्ध में जब जीतने के बाद शेरशाह ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये शब्द जो है शेरशाह ने कहा था। अब बात करें मोटा राजा उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री मानमती यानी कि मानबाई यानी कि जगत गोसाई का विवाह किस मुगल शहजादे से किया था? तो आप सभी को पता है शहजादे सलीम कौन था? जहांगीर के साथ जहांगीर जैसे जगत गोसाई मानबाई इसकी पुत्री मोटा राजा उदय सिंह की। इससे जहांगीर को खुर्रम शाहजहां की प्राप्ति हुई थी। यानी खुर्रम कौन था? शाहजहां था। तो जहांगीर का पुत्र था शाहजहां और मानबाई इसकी माता थी। ठीक, जहांगीर से मानबाई यानी आमिर का विवाह हुआ था। आमिर की मानबाई का भी विवाह हुआ था, जिससे खुसरो नामक संतान की प्राप्ति हुई थी। तो जहांगीर से जो है आमिर की मानबाई का भी विवाह हुआ था। ठीक है, अब बात करें जिससे खुसरो नामक संतान प्राप्त हुई। 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थिति होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? तो वो था आपके चंद्रसेन का भाई राम सिंह ने जो है अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ और चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी। और चंद्रसेन को से आपको याद होना चाहिए कि इन्हें महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। ठीक है, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने दंड देने के लिए किसे भेजा था? तो राय सिंह को जो है चंद्रसेन को दंड देने के लिए भेजा गया था। और किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा था? तो 1541 से 83 के बीच में जो है जोधपुर का राज्य का जो शासन था वो खालसा रहा था। जोधपुर के महाराजा गजनी सिंह प्रथम का कार्यकाल की बात करें तो 1619 से 1638 ईस्वी तक रहता है। किसने 1655 में जसवंत सिंह प्रथम को महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया था? तो शाहजहां ने किया था। किसे 1655 में जसवंत सिंह प्रथम को महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया था? शाहजहां ने किया था। ठीक है, अब बात करें औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में किस युद्ध में पराजित किया था? तो धर्मत का युद्ध होता है 1658 में। उसमें जो है औरंगजेब ने जोधपुर के शासक यानी कि जसवंत सिंह को पराजित किया था। उज्जैन मध्य प्रदेश में किया था। इस युद्ध में आप सभी को पता होना चाहिए कि जब जसवंत सिंह हार गया था तो इसकी जो रानी थी महामाया नाम की, उसने जो है इन्हें गेट यानी कि दुर्ग में घुसने से मना कर दिया कि नहीं, हारे हुए पति को मैं दुर्ग में घुसने नहीं दे सकती। तो बाद में जाके ले लिया था अंदर, लेकिन इस प्रकार की घटना हुई थी। बड़ा ही शर्मनाक रहा जसवंत सिंह के लिए कि रानी ने भी उसको घुसने नहीं दिया। अच्छा, इस युद्ध से हारकर लौटने पर रानी महामाया ने मेहरानगढ़ दुर्ग के द्वार खोलने से मना कर दिया था। ठीक है, खजवा युद्ध 1659 में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? तो महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया था। धर्मत के युद्ध 1658 में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? तो दारा सिक्कों का साथ दिया था। अच्छा, औरंगजेब और ये इसकी मध्य युद्ध इसीलिए होता है क्योंकि जब धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में, तो जसवंत सिंह ने जो है दारा सिक्कों का साथ दिया था। और दारा सिक्को जो है औरंगजेब का एक प्रकार से विद्रोही था। तो इस प्रकार से ये घटना घटती है। ठीक है, अजीत सिंह को कान का कच्चा कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि कान का कच्चा ऐसे कहा जाता था। अजीत सिंह राठौड़ जो कि 1679 से 1734 ईस्वी को गद्दी पर बिठाने में किसने सहयोग दिया था? इसको बिठाया गया था दुर्गादास राठौड़ के द्वारा। दुर्गादास राठौड़ और भी हस्तियाँ थी। ठीक है, मारवाड़ के किस शासक ने 1715 में अपनी पुत्री इंद्रकुबरी का विवाह मुगल सम्राट फर्रुखसियर के साथ किया था? तो अजीत सिंह ने जो है मुगल सम्राट फर्रुखसियर के साथ जो है अपनी पुत्री इंद्रकुबरी का विवाह किया था। अजीत सिंह ने अपनी अन्य पुत्री सूरज कुमारी का विवाह कछवा शासक सवाई जयसिंह के साथ किया था। और इंद्र कुमारी का विवाह किसके साथ किया था? फर्रुखसियर के साथ किया था। ठीक है, चलिए
मारवाड़ के शासक के समय खेजरली में 363 लोगों ने बलिदान दिया। खेजरली का आप सभी को पता है 1730 ईस्वी में अभय सिंह के समय हुआ था। कौन शासक था? अभय सिंह था। और जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई थी? तो जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना जो है जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में की गई थी। गिंगोली युद्ध की बात करें तो 1807 में होता है। जयपुर और जोधपुर के मध्य गिंगोली नामक स्थान वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो डिडवाना कुचामन में पड़ता है, परबतसर तहसील में। 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? तो महाराजा मानसिंह ने जो है अंततः संन्यास ले लिया था। 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए इन्होंने जो है संन्यास ले लिया था। 1911 के दिल्ली दरबार में भाग लेने वाला शासक था सुमेर सिंह। 1911 में दिल्ली दरबार में भाग लिया था सुमेर सिंह ने। और महाराजा उमेर सिंह के शासनकाल की बात करें तो उमेर सिंह के शासनकाल की बात करें तो 1918 से 1947 तक ये शासन करते हैं। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में मारवाड़ की सेना को अंग्रेजों की सहायता हेतु भेजा था। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ से ये पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट है कि निम्न से द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता के लिए मारवाड़ी सेना को कौन सा शासक भेजता है? तो वो थे हमारे उमेर सिंह, जो कि 1947 तक शासन करते हैं, 1918 से 47 तक। अब बात करें बीकानेर की स्थापना की तो राव बीका ने जो है करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना करी। अप्रैल 1488 को बीकानेर की आखा तीज के दिन, कब की थी? आखा तीज के दिन की थी। और करणी माता के आशीर्वाद से किया गया था। करणी माता ने आशीर्वाद दिया कि बीका थारो बीकानो जो धारण से किस वजह से, कैसे का इस प्रकार से कुछ आशीर्वाद दिया गया था। ये बीका थारो बीकानो जो धारणों से किस वजह से। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो राय सिंह, बीकानेर के राय सिंह को जो है अकबर ने 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग सुपुर्द किया था राय सिंह को। 1572 से 74 तक राय सिंह जोधपुर का प्रशासक रहा। 1574 में राय सिंह बीकानेर की गद्दी पर बैठा। और किसने 1544 में बीकानेर का पुनराधिकारी राव जयसिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया था? तो वो था शेरशाह। 1544 में बीकानेर का पुनराधिकारी राव जयसिंह के पुत्र कल्याणमल को शेरशाह ने बनाया। 1570 नागौर दरबार में अधीनता बीकानेर के किस शासक ने स्वीकार की थी? तो राव कल्याणमल ने जो है स्वीकार की थी। ठीक है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? तो बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर बैठे थे 1574 ईस्वी में। और बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया था? तो थट्टा अभियान पर भेजा गया था। थट्टा अभियान था कोई, ठीक है, तो उस पर जो है राय सिंह को भेजा गया था 1593 में। अकबर ने राय सिंह को 1572 में प्रशासक नियुक्त किया था जोधपुर का। तो जोधपुर का जो है प्रशासक नियुक्त किया था। अब बात करते हैं मेरे दोस्त जूनागढ़ दुर्ग के निर्माता। जूनागढ़ दुर्ग आप सभी को पता है बीकानेर में है और इसका निर्माण करवाया था राय सिंह के द्वारा। राय सिंह ने 1589 में जो है जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। मतेरी की राड, इसका तो आप सभी को पता है। मतेरी की राड नामक युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1644 ईस्वी में। और बीकानेर और नागौर के मध्य युद्ध लड़ा गया था। दो किसानों के से शुरू हुई थी लड़ाई और दो राज्यों में, रियासतों में फैल गई। ठीक है, बाकी इसकी कहानी में अपन डीपली नहीं जाएंगे, आप सभी को ज्ञात है वो। 1818 में अंग्रेज से सहायक संधिकर्ता कौन था? तो सूरज सिंह बीकानेर का। तो बीकानेर का सूरज सिंह जो है 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि करता है साहब। ठीक है, चलिए अब बीकानेरी भुजिया की बात करें, जो कि आप खाते हैं, कहीं ना कहीं आपने जरूर खाई होगी। तो बीकानेरी भुजिया की शुरुआत किसने की थी? तो डूंगर सिंह ने की थी। तो याद रखिएगा, जो आप बढ़िया टेस्ट लेते हो तो वो डूंगर सिंह की वजह है कि आप बीकानेरी भुजिया का टेस्ट आज भी ले रहे हैं। इसे आधुनिक बीकानेर का निर्माता या फिर कहे आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। तो महाराजा गंगा सिंह को 1887 से 1943 तक इन्होंने साधन किया था। महाराजा गंगा सिंह को जो है आधुनिक बीकानेर का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। ठीक है, गंगानगर किसने बसाया था? तो गंगानगर गंगा सिंह ने बसाया था। अकाल के दौरान छप्पनिया काल यानी कि छप्पनिया काल पड़ा था 1899 से 1900। राहत कार्य चलाने के लिए किसे ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि दी थी? केसर हिंद की उपाधि दी थी महाराजा गंगा सिंह को। महाराजा गंगा सिंह ने केसर हिंद की उपाधि धारण की और जो छप्पनिया का काल पड़ा था उस दौरान राहत कार्य इसने चलाया था। ठीक 1919 के बरसराय संधि में भाग लिया था गंगा सिंह के समय। और बीकानेर षड्यंत्र केस की बात करें तो 1932 में, हाँ सुन, ठीक है, बीकानेर षड्यंत्र जो है आपके गंगा सिंह के समय हुआ था 1932 में। और 1919 की बरसराय संधि में भाग भी गंगा सिंह ने लिया था। भरतपुर के रणधीर सिंह ने कब अंग्रेजों से संधि की थी? तो भरतपुर के रणधीर सिंह ने 1818 में जो है अंग्रेजों के साथ संधि की। 1764 में दिल्ली के लाल किले पर आक्रमण कर वहां से अष्टधातु दरवाजे लाकर भरतपुर दुर्ग में किसने लगवाया था? तो वो थे जवाहर सिंह। जवाहर सिंह जो है अष्टधातु दरवाजे को वहां से लेकर आए थे। कब लेकर आए? दिल्ली के लाल किले से 1764 में लेकर आए। राजपूताने में अंग्रेजों की प्रथम मैत्री संधि भरतपुर रियासत के साथ कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 29 सितंबर 1803 को। 29 सितंबर 1803 को
मैत्री जो संधि हुई थी परस्पर के साथ वो हुई थी आपकी पहले 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन अब जिला कलेक्टर हाउसिंग सरकारी कार्यालय है? तो वो है आपका अलवर सिटी पैलेस। अलवर सिटी पैलेस 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित भवन था। अब जो वहाँ पर कौन बैठता है? जिला कलेक्टर बैठता है साहब। झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1838 में हुई थी। 1079 में अर्थुणा अर्थुणा बांसवाड़ा, ठीक है, याद रखिएगा अर्थुणा। मंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चामुंड राज ने करवाया था, चामुंड राज ने, ठीक है। महारावल संबल सिंह ने 1659 में तांबे की मुद्रा चलाई जिसे कहा जाता था डोडिया। तो महारावल संबल सिंह ने जो है डोडिया चलाई थी। इसके समय 1828 में पाली वालों के जैसलमेर त्यागने की जो घटना घटित हुई थी वो हुई थी महारावल गज सिंह के समय। महारावल गज सिंह के समय पालीवाल ब्राह्मण जो है जैसलमेर को त्याग कर जा रहे थे 1828 के समय। 1857 की क्रांति के समय जैसलमेर का शासक था महारावल रणजीत सिंह। 1857 की क्रांति के समय कौन था? रणजीत सिंह था। किसने 1879 में अंग्रेजों के से नमक समझौता किया था? तो वो नमक समझौता किया था महारावल बैरीसाल के द्वारा। किसके शासनकाल में जैसलमेर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को जेल में जिंदा जला दिया गया था? तो वो थे महारावल जवाहर सिंह के समय। महारावल जवाहर सिंह के समय जैसलमेर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा जी को 3 अप्रैल 1946 को जेल में जिंदा जला दिया गया था मेरे साथियों। बहुत ही एक शर्मनाक घटना थी इस जवाहर सिंह के लिए। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? तो 57 के समय आप सभी को ज्ञात है मदन पाल था। 1854 से 1869 ईस्वी तक ये जो रहता है, शासन करता है। सर्वप्रथम करौली को राजधानी किसने बनाया था? तो धर्मपाल ने बनाया था। धर्मपाल सेकंड ने जो है सर्वप्रथम करौली को राजधानी बनाया। चीनी यात्री हेनसोंग 641 ईस्वी में जब भीनमाल आया तो उस समय भीनमाल पर किस वंश का शासन था? तो उस समय चावंड वंश का जो है शासन हुआ करता था। आस्करण की चौहान वंशीय महारानी जिसने डूंगरपुर में 1586 में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था महारानी प्रेमल देवी ने। याद रखिएगा 1586 में डूंगरपुर नौलखा बावड़ी महारानी प्रेमल देवी। ठीक है साथियों, चलिए तो साथियों आज के लिए इतना ही। और कैसे लगी क्लास ज़रूर बताइएगा, है ना। इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। कल का अपना नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख साके से अपन शुरू करेंगे और बेहतरीन तरीके से जो है रिवीजन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है शेयर जरूर करें साथियों और सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए मोटिवेशन के लिए हम अच्छा कंटेंट आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान के प्रमुख साकों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।